आज मैं आपको कपास की खेती का एक प्रात्यक्षिक डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाऊंगा। गुलाबी सुंडी जो है ये बहुत ही ट्रिकी पेस्ट है, आपको नज़र नहीं आती है। मेल और फीमेल का मीटिंग ना हो इसलिए ये जापानीज टेक्नोलॉजी है। ये हॉलो ट्यूब है, आप देख सकते हैं गौर से। ये हॉलो ट्यूब में ये फीमेल्स का सेक्स हार्मोन जो है फेरोमोन्स इसमें भरे हुए हैं। ये डालने का तरीका भी बहुत सिंपल है। ये इसको जस्ट ट्विस्ट करना है आपको। साथियों नमस्कार, न्यूज़ पोटली पे आपका स्वागत है। न्यूज़ पोटली भारत के किसानों और गाँव की आवाज़ है। हम खेत जाते हैं, खलिहान जाते हैं, पगडंडियों पे जाते हैं और आपके लिए हर बार एक नई खबर लेकर के आते हैं। इस बार हम जिस फसल की बात करने वाले हैं वो कपास। कपास भारत की वो फसल है जो सबसे ज़्यादा सी खेती होती है। यहाँ तक कि गन्ना और सोयाबीन से ज़्यादा भारत में कपास खेती होती है। 11 राज्यों जो किसान हैं वो कपास खेती करते हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते कम हैं, जैसे खेती का जो तरीका है वो बहुत सारे कम लोग समझते हैं। इसलिए हमारे साथ हैं डॉक्टर बी जड़े साहब, जो कि कॉटन के एक्सपर्ट हैं, जिनका पहला जो वीडियो हमने आपका बनाया था उसको कई लाख लोगों ने देखा। सैकड़ों हमारे पास SMS आए, लोग हमने बात कराई और जिन किसानों ने सर के साथ मिलकर बात किया था उनका उत्पादन निसंदेह इस बार बढ़ा होगा। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत न्यूज़ पोटली पे। और ये जो प्लाट है एक डेमो प्लाट है। डेमो तो कहने का है बल्कि एक सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया प्लाट है कि कॉटन का उत्पादन, कपास का, नरमा का जो उत्पादन है वो कैसे पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों के जो किसान हैं कैसे उन्नत तरीके से कपास की खेती कर सकें वो बताएंगे सर। आज मैं आपको कपास की खेती का एक प्रात्यक्षिक डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कपास की उपज जो है हमारे भारत में बहुत कम है। यदि हम लोग विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में कपास का जो रकबा जो है 374 लाख हेक्टर है और उसकी उपज जो है 791 किलो रुई पर हेक्टर की उसकी उपज है। उसका कन्वर्जन करते हैं तो बड़ी मुश्किल से आपको 7 से 8 क्विंटल का पर एकड़ का उपज आता है। हम लोग कपास की खेती पूरे भारत में यदि देखते हैं तो विश्व की तुलना में करीबन 33% एरिया विश्व का भारत में ही है। भारत में करीबन 125 लाख हेक्टर कपास का क्षेत्र है और भारत की उपज जो है करीबन 2013-14 में काफ़ी बढ़ी थी। करीबन 591 किलो रुई की उपज थी और वो घटकर अभी 450 तक पहुंच गई है। तो 450 किलो रुई मतलब हमारा जो उपज है 5 क्विंटल पर एकड़ का उपज है। तो ये किसान को ये फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। किसान को कपास लगाना है तो उसका उपज जो है उपज बढ़ाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी उसको अपनाना ज़रूरी है। हमारे भारत में जितने सारे 28-29 राज्य, सभी राज्यों में कपास की खेती नहीं होती है। कपास की खेती जो है वो 3 जोन में बटी हुई है। एक तो नॉर्दर्न जोन जो है जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आता है, वहाँ पे कपास की खेती होती है। जो सेंट्रल जोन जो है, मध्य भाग जो है, उसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और गुजरात है। और तीसरा जोन सदर्न जोन जो है साउथ इंडियन, उसमें कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है और साथ में उड़ीसा भी है। ये राज्यों में कपास की खेती होती है। हमारे कपास उपज का कम आने के कारण बहुत सारे किसान वर्षा आधारित है, लेकिन हम लोग जब सोचते हैं कि भाई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो उपज कम है, लेकिन जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पे भी तो उपज कम है हमारी। हाँ, पंजाब हरियाणा में कम। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जो कपास की खेती होती है वो 95% सिंचित कपास है, उसके बावजूद भी उनकी कपास की उपज कम है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ हमारे किसान समझ नहीं पा रहे हैं। तो कपास का उपज बढ़ाने के लिए आपको एक 2 तरीका आप लोगों को अपनाना पड़ेगा। एक तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो किसान है वो कपास की जो खेती कर रहे हैं वो भाखरा नांदर का जो कैनाल है, कैनाल से लेकर वो फ्लड इरिगेशन इसके ऊपर मार्च अप्रैल में कपास लगाते हैं। बहुत ज़्यादा पानी देने से ज़्यादा उपज बढ़ता है, ये गलतफहमी किसान ने निकाल देना चाहिए। जैसे हमें ज़रूरत के हिसाब से हम लोग जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम सांस लेने के लिए हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। इसी तरह से हम लोग पौधा जीवंत है, कपास भी फसल जीवंत है, इसको समझते हैं तो उसके ज़रूरत के अनुसार हम उसको देते हैं तो निश्चित रूप से उसका उपज बढ़ेगा। इसलिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों ने कपास में टपक सिंचाई अपनाना जरूरी है, तभी उनका ड्रिप इरिगेशन का टपक सिंचाई अपनाते हैं तो निश्चित रूप से उसका उपज बढ़ेगा।
मैं सेंट्रल जोन में जो कपास है वो करीबन 40% कपास जो है वो सिंचित है, 60% जो है वो रेनफेड है। महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है कि जिसमें करीबन 94% जो है वो वर्षा आधारित है और केवल 6% जो है वो सिंचित कपास है। अब हम जलगांव, ये महाराष्ट्र में आता है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, ये जैन हिल्स जो है महाराष्ट्र में है। यहाँ पर हमने कपास का जो ज़्यादातर कपास जो है वो 1 जून से लगाते हैं। प्री मानसून होता है, जैसे कि बारिश के पहले 1 दिन भी हम लोग कपास लगाते हैं तो उसको प्री मानसून कपास ही बोलते हैं। ये कपास जो आप देख रहे हैं, ये कपास हमने 17 जून को लगाया हुआ है और कपास लगाने का तरीका भी अलग अलग है। ज़्यादातर कपास किसान जो है वो फ्लैट लैंड पे लगाते हैं, समतल ज़मीन पे। हमने समतल ज़मीन के साथ में ऊंची हुई क्यारी, जैसे रेस बेड, उसका भी उपयोग किया है और रेस बेड के साथ में मल्चिंग फिल का भी उपयोग किया है। यहाँ पर हमने 2 वैरायटी का उपयोग किया है। एक तो अर्ली वैरायटी जो है वो अजीत 5 करके है, वो 140-145 दिन की वैरायटी है और सेमी एरिड वैरायटी है, सीधे बढ़ने वाली है। उसके लिए हमने स्पेसिंग जो क्लोज रखा है, पौधे की संख्या बढ़ाना है इसलिए, तो स्पेसिंग हमने रखा है 4 बाय 1.25। 2 लेटरल के बीच में अंतर हमारा 1.2 मीटर या 4 फीट और 2 पौधे के बीच में अंतर हमारा जो है वो 40 सेंटीमीटर या 1.25 फीट है। दूसरा वैरायटी हमने यूज़ किया जो है वो है सुपर कॉट है, प्रभात सीड का। वो स्प्रेडिंग टाइप है, फैलने वाली है, इसलिए हमने उसका जो अंतर रखा हुआ है 2 लाइन के बीच में 5 फीट का अंतर है और 2 पौधे के बीच में जो है 1.5 फीट का अंतर है। करीबन दोनों में प्लांट पॉपुलेशन का करीबन 8,500 प्लांट पॉपुलेशन उसमें है, इसमें करीबन 6,000 के ऊपर प्लांट पॉपुलेशन है। तो दोनों में हम लोगों ने टारगेट सेम रखा हुआ है। जो हमारा कॉटन मिशन 2.0 चल रहा है, इसमें हम लोग सोचते हैं कि कपास का उपज जो है, जो कपास फार्मर जो है वर्षा आधारित कपास की खेती करता है तो उसको कम से कम 10 क्विंटल उसको उपज आना चाहिए। और लगभग दुगनी। यस, और जो सिंचित कपास जो करता है टपक सिंचाई के ऊपर, उसको 20 क्विंटल आना चाहिए एकड़ में। हम ले रहे हैं 5 क्विंटल औसत। और ये उपज बढ़ाने के लिए पॉपुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फैलने वाली वैरायटी लगा सकते हैं या सीधी ग्रो होने वाली वैरायटी भी लगा सकते हैं। लेकिन सिंचाई जो है टपक सिंचाई के माध्यम से पानी और खाद देना ज़रूरी है, क्योंकि टपक सिंचाई केवल पानी देने के लिए साधन नहीं है। ये कभी किसी भी फसल में यूज़ करते हैं हम लोग तो उस पानी के साथ में पानी में घुलने वाले उर्वरक जो है उसका उपयोग करना ज़रूरी है। इस तरह से ये हमने 17 जून को प्लांटिंग किया। पहले हम लोगों ने इसका बेसल डोज यूज़ किया था कपास लगाने से पहले। इसमें हम लोग यूज़ किया कि पहले एक बैग 10-26 एकड़ में और 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 10 किलो सल्फ़र यूज़ किया है हमने और फेरस सल्फेट 5 किलो यूज़ किया है, 5 किलो जिंक सल्फेट यूज़ किया है और 2 किलो बोरेक्स। ये प्रति एकड़ में हमारा जो बायो कंपोस्ट है, बायो समृद्धि, वो बायो कंपोस्ट में मिक्स करके उसमें हमने जहाँ पे कपास लगाना है वहाँ पे हमने डाल दिया था। बेसल डोज डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कपास का बोल यदि हाथ में लेते हैं हम लोग तो 65% वेट, 65% वेट जो है वो सीड का है और 35% उसमें रुई का वज़न है। तो रुई का वज़न तो हम लोग नहीं बढ़ा सकते, तो सीड का वज़न बढ़ाने के लिए आपको ये सेकेंड न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मेजर न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपको दोनों को मिला के मिल रहा है। बिल्कुल। तो इसमें जैसे कि कॉटन के ऑयल सीड भी है तो ऑयल का कंटेंट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपका वेट भी बढ़ेगा, तो इसलिए सल्फ़र जो है वो हेल्प करता है आपको। बेसल डोज देने के बाद में हमने जो बेड बनाए थे उसमें मिट्टी में मिक्स कर दिया और टपक सिंचाई की नली हर बेड के ऊपर लगा दी, फ्लैट लैंड हो या रेस बेड या मल्चिंग फील्ड के ऊपर। यहाँ पर जो ड्रिप सिस्टम हमने यूज़ किया है, यहाँ पर एक सिंगल लाइन यूज़ किया है, जैन टर्बो एक्सेल। जहाँ पे सुपर कॉट है वहाँ पे ड्रिपर का अंतर 50 सेंटीमीटर है, जहाँ पर अजीत 5 लगाई हुई है नज़दीक अंतर है वहाँ पे 2 लाइन के बीच में हमने अंतर जो है 4 फीट रखा हुआ है। और ड्रिपर का अंतर जो है सुपर कॉट के लिए 50 सेंटीमीटर है और अजीत 5 के लिए 40 सेंटीमीटर है। इस तरह से ड्रिपर का अंतर है। 2 लाइन के बीच में सुपर कॉट के लिए 5 फीट है, अजीत 5 के लिए 4 फीट है। डिस्चार्ज ड्रिपर का दोनों का सेम है, 4 लीटर 4 लीटर। पहले नली 4 लीटर पर घंटा, 4 लीटर प्रति घंटा।
ड्रिपर की नली बिछाने के बाद उसके आखिर में जो एंड कैप है उसको हमने खूंटी ठोक कर उसको स्ट्रेट रखा हुआ है बिल्कुल, ताकि नली इधर उधर ना हिले, ट्रिपल लाइन। और पूरा बेड जो है गीला करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हमको सीड लगाना है केवल 10 से 15 मिनट में आप उसमें लगा सिस्टम चालू करते हैं तो आपको वेटिंग पैटर्न जो है वो पूरा मिल जाता है, जहाँ पे हम सीड लगा सकते हैं। कपास का बीज हर जगह पे आपको एक ही बीज लगाना है, किसान दो दो लगाते हैं, मुझे पता नहीं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। इतना बीज क्यों खराब करते हैं? वेस्ट आपको सीड कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है उस पर। आपको एक ही सीड लगाना है, एक सीड लगाने के बाद उसको मिट्टी से ढकना है, उसके बाद में टपक सिंचाई से केवल 5 मिनट इरिगेशन करना है। ये आपको जर्मिनेशन जो है इससे पर्याप्त मात्रा में नमी होने के कारण कपास का बीज का अंकुरण जो है वो तीसरे चौथे दिन मिल जाता है आपको। पर 7 दिन में पूरा प्लांट सेटअप हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट के बाद में हम लोग फर्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। फर्टिगेशन में हम लोग यूरिया, फॉस्फोरिक एसिड या 1261 और सफ़ेद पोटाश यूज़ कर रहे हैं। साथ में मैग्नीशियम सल्फेट हम लोग 500 ग्राम और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रन 250 ग्राम, जैसे 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में 250 ग्राम चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रन हर फर्टिगेशन के शेड्यूल में डाल रहे हैं। और हफ्ते में 2 बार फर्टिगेशन ये कंपलसरी है, कैजुअल नहीं है। हर हफ्ते में 2 बार, मतलब हर चौथे दिन के बाद फर्टिगेशन कर रहे हैं। इसी कारण कि क्रॉप का हेल्थ काफ़ी अच्छा रहा। हेल्थ अच्छा होने के कारण में जो वैरायटी हमने यूज़ किया है उसका जेनेटिक पोटेंशियल हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि उसकी उपज देने की क्षमता से ज़्यादा उपज हमें प्राप्त कर रहा है। ये कॉटन मिशन 2.0 में हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करें 25 क्विंटल पर एकड़ का ही। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो करीबन 70 से 80 बोल है और हर बोल का वेट जो है करीबन 5.5 से 6 ग्राम है। हम लोग चाहते हैं कि हर प्लांट से हमें 400 ग्राम कपास मिले, जहाँ पे प्लांट पॉपुलेशन आपका 5000 है। 5000 प्लांट पॉपुलेशन भी यदि आपका है और आपका 400 ग्राम भी कपास आता है हर प्लांट से, तो 20 क्विंटल कम से कम तो मिलना है। 20 क्विंटल तो मिलना है, जहाँ पे आपका 5-6 क्विंटल ले रहे हैं। इस बार तो कपास का सीज़न बहुत ख़राब रहा। रेनफेड कपास तो केवल 2 से 3 क्विंटल का ही आया है। कुछ जगह पे 4 क्विंटल आया, लेकिन 3 से 4 क्विंटल के बीच में ही उसका उपज है। और सिंचित कपास में भी कपास का उपज जो है 6 से 8 क्विंटल तक की उपज है। तो ये इसके लिए ये मॉडल जो है ये बहुत ही पथदर्शक रहेगा। उन्होंने किसान ने ये मॉडल यदि अपनाते हैं तो निश्चित रूप से किसानों को बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे रेनफेड फार्मिंग जो जैसे वर्षा आधारित खेती है, उसमें हमारा कॉटन मिशन 2.0 में हम लोग कहते हैं कि प्लांट का पॉपुलेशन जो कपास का जो है वो 10,000 होना चाहिए। वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था तो है नहीं, वहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन 10,000 कैसे मिला सकते हैं हम लोग। तो कपास लगाइए आप 4/1 पे लगाइए, या 3.5/1.25 पे लगाइए, या 3.5/1.5 पे लगाइए, तो पॉपुलेशन आपका 10,000 के आसपास आएगा। और हर पौधे में कपास का ऊंचाई बहुत महत्वपूर्ण रहती है। कपास की हाइट कितना होना चाहिए? कपास का हाइट ज़्यादा से ज़्यादा रेनफेड जो वर्षा आधारित कपास जो है उसका हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 फीट होना चाहिए। और जो ड्रिप के ऊपर जो कपास है उसका हाइट होना चाहिए 4 फीट होना चाहिए। ये बेड के ऊपर लगा इसलिए आपको ऊंचा नज़र आ रहा है। ये रेस बेड के ऊपर, रेस बेड का हाइट कम से कम 1 फीट का ऊंचा बेड है, 1 फीट का बेड ऊंचा है, इसलिए 4 फीट का आपको हाइट। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सिम्पोडिया जो है वो 18 से 20 होना चाहिए। और हर प्लांट के ऊपर, हर सिम्पोडिया के ऊपर, ब्रांच के ऊपर जो है यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 3 से 4 से 5 बोल मिल जाते हैं आपको। और 20 आपका सिम्पोडिया है। टहनी की बात हो रही है कि अगर एक टहनी में हमको 3 से 5 अगर बॉल मिलते हैं, एक बॉल से अगर हमें तो 70-80 बॉल मिल जाएंगे। ग्राम अगर रुई मिलती है तो उसका रेशियो लगाया जा रहा है। कैसे आप उसको बढ़ा पाएँ कि रेनफेड एरिया जो वर्षा आधारित है, जहाँ पानी की दिक्कत है, उनके लिए समस्या ये है कि कैसे पौधा उनका बड़ा नहीं, ज़्यादा टहनियाँ तो नहीं होंगी, तो आपको ज़्यादा पौधे लगा के ज़्यादा बॉल्स लेनी है ताकि आपका वजन जो है वो 8 से 10 कुंटल तक पहुंच सके। वर्षा आधारित कपास में यही हम लोग चाहते हैं कि उसका कपास का पॉपुलेशन 10,000 होना चाहिए। उसका कपास का हाइट 2 से 2.5 फीट भी है तो उसको जो सिम्पोडियल जो ब्रांचेस है वो 10 ही होना चाहिए, उसको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और हर ब्रांच के ऊपर यदि 3 बोल भी मिलते हैं 3, तो 10 ब्रांचेस को 30 आपको नंबर ऑफ बोल मिलेंगे। 30 ग्राम बोल मिलते हैं। और हर हम लोग फर्टिलाइज़र बेसल डोज दे रहे हैं और फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी ले रहे हैं, तो उसके कारण बोल का वेट ज़्यादा मिलता है। तो उसका बोल का वेट 3.5-4 ग्राम भी मिल गया तो हर प्लांट से हमको 100 ग्राम कपास मिलेगा। 100 ग्राम कपास मिलता है और पॉपुलेशन आपका 10,000 है, तो वर्षा आधारित जो कपास है उस किसान को भी हम लोग 10 क्विंटल का उपज लेके देंगे। हाँ, 2000 खत्म हो तो 8 से 10 के बीच में वो आ जाएगा कम से कम। तो 10 क्विंटल तो कपास उसको मिलेगा। इस तरह से मॉडल है जो
किसान को अपनाना चाहिए। यहाँ पे जो मल्चिंग फिल्म का उपयोग किया, ये करीबन 15 से 20 माइक्रोन का हम लोग मल्चिंग फिल्म यूज़ किया हुआ है और ये वंस यूज़ है, इसको यूज़ है ख़त्म हो गया, एक बार फसल निकल गई होगी। ये बेड का उपयोग फ़ायदा जैसे ऊँची हुई कैरी पे हम लोग बता रहे हैं, इसका कारण कि जो फ्लैट लैंड पे ऊपर कपास लगाते हैं, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बारिश के कारण पानी रुकता है खेत में और कपास के जो नीचे वाली ब्रांचेज जो उसको जो बोल लगे हैं तो बोल सड़ जाते हैं। तो और कभी कभी क्या होता है कि बारिश के बीच में ड्राई स्पेल आता है तो कपास को बहुत बड़ा शॉक लग जाता है। यदि हम लोग बेड बनाते हैं, ऊँची हुई कैरी करते हैं, तो जैसे भी वर्षा ज़्यादा भी हो जाए, बारिश ज़्यादा हो जाए तो एक्सेस पानी वाटर जो ज़्यादा पानी जो है वो बेड से बाहर निकल जाएगा और उसका नितार हो जाएगा। तो फसल के में और खेत में पानी रुकने वाला नहीं है और जो पौधा हरे पौधा जो है, जो विल्ट फ्यूजारियम विल्ट के कारण पौधा मर जाता है, तो इसमें मरता नहीं है पौधा, इसमें मर रोग आता है। तो दूसरा मल्चिंग फिल्म का फ़ायदा क्या है कि भाई मल्चिंग फिल्म से क्या होता है कि आपको जो फर्टिलाइज़र जो बारिश चल रहा है तो बारिश के दिनों में भी आप मल्चिंग फिल्म भी आपने लगाई हुई तो फर्टिगेशन कर सकते हैं, आपका पानी धुलेगा नहीं। बिल्कुल, और ज़्यादा एक्सेस पानी जो बेड से निकल जाएगा। तीसरा कि बेड के अंदर पोरोसिटी ज़्यादा है, हवा है खिलती, तो इससे जो पोकलपना जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पोरोसिटी ज़्यादा है तो रूट जोन काफ़ी अच्छा डेवलप होता है। नमी रहती है, ज़मीन भुरभुरी या यस रहती है तो उसका फ़ायदा मिलता है। यस, और उसमें रूट जोन काफ़ी अच्छा डेवलप होता है, इससे पानी और खाद अच्छा ले पाता है। तीसरा वीड का प्रॉब्लम कम हो जाता है, जैसे खरपतवार बहुत कम हो जाती है। भारत में जो साल 2023 का जो सीज़न कपास किसानों का रहा है बहुत मुश्किल भरा रहा है। जो नीच कोटली टीम जो खरगोन, शिवपुरी, धार, रतलाम से लेके जो मंदसौर तक मध्य प्रदेश में गई, उसके राजस्थान कुछ बेल्ट में गए जो जहाँ पे खेती होती है, महाराष्ट्र में आए, जलगांव में आए, इतना नुकसान हुआ किसानों का बारिश से, बेमौसम बारिश से कि पूछिए मत। अक्टूबर नवंबर से लेके एक लगातार लंबा स्पेल रहा जिसमें बारिश होती रही और क्या बहुत सारी फसलें हमने देखा कि सफ़ेद जो रुई थी वो सड़ गई, वहाँ पे बर्ड सड़ गए क्योंकि मौसम का ये असर रहा था। उसका दूसरा जो सबसे बड़ा संकट रहा वो रहा इस पे जो है पिंक गुलाबी सुंडी का, जबकि ये कहा गया कि जो नए तरीके के बीज हैं उसमें गुलाबी सुंडी नहीं अटैक करेगी, लेकिन उसने अटैक किया, बहुत सारे किसान प्रभावित। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे क्या है, और कपास कॉटन को लेकर के भी बहुत सारे व्याधियाँ हैं। ये गुलाबी सुंडी जो है ये बहुत ही ट्रिकी पेस्ट है, आपको नज़र नहीं आती है, जैसे कि चना के ऊपर है या सूरजमुखी के ऊपर है या मक्के के ऊपर आपको इल्ली नज़र आती है, लेकिन ये बहुत ही ट्रिकी पेस्ट है, ये नज़र ही नहीं आती। तो इसका मैनेजमेंट बहुत ही क्रिटिकल है, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। कपास का उपज कम आने में कीट और रोग का बहुत बड़ा योगदान रहा इस साल। कपास में जो सकिंग पेस्ट है, जैसे आपका एफिड्स है, जासीड्स है, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई, इनका कंट्रोल सही समय पे होना चाहिए। जैसे कि ज़्यादा अटैक हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करने में, लेकिन हमारे किसान जो है जब अटैक ज़्यादा हो जाता है तब हम लोग छिड़काव करते हैं। इसलिए जो रस चूसने वाले कीट जो है उनका प्रकोप यदि आपको नज़र आता है तो उस समय में आपको पहले येलो स्टिकी ट्रैप और ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए। दूसरा नीम का जो बेस है एज़ोडेक्टिन जो है वो उसका छिड़काव करना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा क्योंकि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का ये हिस्सा है। आप गुलाबी सुंडी की बात करें, ये भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है। एकीकृत जो जीवनाशी प्रबंधन है, हाँ। जहाँ पे 3 तरह की विधियाँ होती हैं, यांत्रिक होता है, जैविक होता है, फिर आखिरी में कीटनाशक के इस्तेमाल की बात रासायनिक। नीच कोटली पे हमने बहुत सारे वीडियो इस पे किए हैं सर, उसके बारे में बताया तो आपको वो कपास में भी कारगर है और मतलब यही तरीका है जहाँ पे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। सर गुलाबी सुंडी का व्यवस्थापन के लिए जैसे आपने कपास लगाया 25-30 दिन के बाद में आपको तुरंत एक नीम का छिड़काव लेना चाहिए एज़ोडेक्टिन का। और जैसे स्क्वायर फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे मेल और फीमेल का मेटिंग हो जाता है, मेल और फीमेल का मेटिंग होने से पहले आपको फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। फेरोमोन ट्रैप ये जैसा वही CCTV जैसा काम करता है, उसको आपको गौर से देखना पड़ेगा कि ट्रैप में मौत कितने आए गुलाबी सुंडी के। गुलाबी सुंडी के मौत यदि ज़्यादा है तो आपको तुरंत छिड़काव लेना चाहिए। इस समय में पहला स्प्रे आपको क्लोरोपाइरीफॉस या क्विनालफॉस का लेना चाहिए नीम बेस के बाद। जैसे फ्लावर स्टार्ट होता है आपका, खेत में मॉनिटरिंग करना पड़ेगा आपको कि जैसे कि खेत में फूल जो है नॉर्मल तरफ से खिले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे आपको नज़र आएगा कि फूल बंद है,
जैसे गुलाब की कली जैसे लगता है आपको, उसको हम लोग बोलते हैं रोजेटी फ्लावर बोलते हैं, रोजेटी फ्लावर या डोम कली बोलते हैं। वैसे फ्लावर को आपको प्लक करना है, यदि उसको आपको यदि जो फ्लावर बंद है, जो फूल बंद है, उसको हम लोग खोलते हैं ना, तो उसके अंदर में वाइट कलर की बिल्कुल स्लाइटली येलो कलर की आपको इल्ली मिलेंगी, उसको हम लोग इंस्टार बोलते हैं। वो पिंक बोलम की इंस्टार होती है, छोटी इल्ली होती है, वो आपको नज़र आएगी। तो वह ये बंद फूल हम लोग प्लक करते हैं, तो आली उसमें रहेगी, इल्ली इसमें रहेगी, तो उसको एक थैली में जमा कीजिए और उसको कहीं डिस्ट्रॉय कर दीजिए। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा जो है मेटिंग ना हो, मेल और फीमेल का मेटिंग ना हो, इसलिए जापानीज टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं PB नॉट। PB नॉट, हाँ, PB नॉट है ये। PB नॉट ये जापानीज टेक्नोलॉजी है। भारत में पहली बार पेस्टिसाइड इंडिया जो कंपनी है, पेस्टिसाइड इंडिया कंपनी ने, पेस्टिसाइड इंडिया कंपनी का फाउंडेशन है, उनके माध्यम से जोधपुर का साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के साथ में जैन इरिगेशन काम कर रही है। महाराष्ट्र में जालना में है, जलगांव में है, यवतमाळ में हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें जैसे हमने जो फिलामेंट ट्रैप लगा है, उसमें जो ल्यूर है वो पेक्टिनोफोरा गॉसिपियला का ल्यूर है। वो ल्यूर हमको 35-40 दिन के बाद चेंज करना पड़ता है। वो CCTV जैसा काम करता है। इसमें भी वो ल्यूर में जैसे कि वो फीमेल का सेक्स हार्मोन यूज़ किया है। इस तरह से ये एल्यूमिनियम की तार है, यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, ये टांगने के लिए पौधे को ऊपर। और दूसरा साइड में जो ये हॉलो ट्यूब है, ये हॉलो ट्यूब है, आप देख सकते हैं गौर से। ये हॉलो ट्यूब में ये फीमेल्स का सेक्स हार्मोन जो है, फेरोमोन्स, इसमें भरे हुए हैं। और ये हम लगाते हैं करीबन कपास में फूल आने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, करीबन 45-50 दिन में लगाना शुरू हो जाता है। तो ये इसमें फेरोमोन भरे हुए हैं, इसीलिए क्या होता है कि इसको ये मास ट्रैपिंग करता है। ये मास ट्रैपिंग के रूप में होता है कि लार्ज स्केल पे ऊपर खेत में आपके मेल और फीमेल मौत है, लेकिन जैसे हम लोग इसमें टांग देते हैं इसको इस तरह से, ये डालने का बहुत तरीका भी बहुत सिंपल है। ये इसको जस्ट ट्विस्ट करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना, बस छोड़ दिया। और जैसे 6 से 8 इंच नीचे रखना है। ये कैसे काम करेगा, यहाँ पर जैसे भी मेल आएगा, इसमें से फीमेल के सेक्स हार्मोन का सुगंध आएगा ना, तो ये डालने का बहुत तरीका भी बहुत सिंपल है। ये इसको जस्ट ट्विस्ट करना है आपको, तो वहाँ पे तो फीमेल है ही नहीं, वैसे ऐसे घूमते रहेंगे तो फीमेल नहीं मिलेगा, उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। तो मेल यस, तो मेल फीमेल का मीटिंग नहीं होने के कारण क्या होता है कि एग लेइंग नहीं होगा, अंडे नहीं दिए जाएंगे, अंडे नहीं दिए जाएंगे तो पूरा इल्ली बाहर नहीं निकलेंगे, चक्कर काटता रहेगा वो। इल्ली नहीं निकलेंगी तो नुकसान नहीं होगा, आगे का जनरेशन नहीं मिलेगा, आगे का जनरेशन खत्म हो जाएगा, इल्ली भी नहीं, उसका लाइफ, ये उनको ट्रैप नहीं करता, सिर्फ उनको फंसा के रखता है, इसका उसका लाइफ साइकिल ख़त्म कर देता है। तो कॉटन का पिंगवल में उसका इफेक्टिव कंट्रोल यही है, उसका लाइफ साइकिल ब्रेक करो। जो कपास की जो खेत है उसके चारों ओर जो पहली लाइन आएगी उसमें हर पौधे को लगाना है, और अंदर जो है 15 बाय 15 फीट पे लगाना है। और ये बहुत लंबा समय तक काम करता है, क्योंकि धीरे धीरे फेरोमोन्स निकलते रहते हैं। हर एक रो पहले रो में लगाना है। और हाँ। कितने रुपए का एक पड़ता होगा? ये पूरा 1 एकड़ में करीबन 3,500-4 हज़ार में आ जाएगा। 3,500-4 हज़ार इसमें लगेंगे प्रति एकड़ में, प्रति एकड़ में लगाना पड़ेगा। हाँ। ये हम लोग साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, पेस्टिसाइड इंडिया फाउंडेशन और जैन इरिगेशन साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये चल रहा है, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इसमें पथदर्शी प्रोजेक्ट है और रिजल्ट्स आर इनकरेजिंग और अमेजिंग है। निश्चित रूप से किसानों को बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और किसान जो है वो भारी 4,000 रुपये सर एकड़ का खर्चा ज़्यादा नहीं है? 1 एकड़ में 4,000 बहुत कम है। किसान तो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। जो मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, प्रोक्लेम है, क्यूराक्रॉन है या डेलीगेट है, तो बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं। यहाँ पे तो इल्ली नज़र नहीं आ रही ना। मानो मेल और फीमेल का मीटिंग हो गया और इसके स्क्वायर्स के पीछे यदि इल्ली ने एग लेइंग कर दिया, तो हम लोगों को इल्ली को कंट्रोल नहीं करना है, उसके जो अंडे जो है उसको नष्ट करना है। अंडे नष्ट हो जाएगा तो आगे का जनरेशन तैयार होगा नहीं, इससे होगा ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए इसके ऊपर अंडे यदि नज़र आते हैं आपको, तो आपको तुरंत जो है पहला स्प्रे थायोमेथाजोलिम का लीजिए या प्रोपेनोफॉस का लीजिए, या आप प्रोक्लेम का ले सकते हैं। किसी का एक का लीजिए, बार बार स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
हाँ, एक बार उसको समझ में आ गया तो फिर हाँ। फिर एक ये तो है हमारा जो है पिंक आर्मी वार्म का ये है एक ऐसा कीट जिसने पूरे भारत नहीं दुनिया में कपास की खेती और कई फसलों को तबाह करके रख दिया। इस साल भी बहुत बर्बाद नुकसान कर हुआ दिया, है, बहुत पंजाब नुकसान हरियाणा हुआ, राजस्थान में। किसानों का बहुत नुकसान है, उनको लागत नहीं निकल पा रही उनकी, तो उसका मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। हम इस पर एक विस्तारित वीडियो भी करेंगे और आपको दिखाएंगे। सर अभी आ रहा मामला बीज का, बीटी कॉटन को लेकर ये कहा गया कि इसमें इस पिंक ऑलिव जो ये कीट है, ये गुलाबी सुंडी का अटैक नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे किसान कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हो गया और हमको झांसा दिया गया, हमको बीज कंपनी ने लूटा और टेक्नोलॉजी के नाम पे हमको परेशान किया गया। नहीं, ये तो गलत फहमी है सर। मैं तो ऑरेंज लिखूँगा, मैं किसी सीड कंपनी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है ना, कोई टेक्नोलॉजी कोई बेकार नहीं होती। देखिए हम लोग टेक्नोलॉजी को कैसे उसको यूज़ करते, इस्तेमाल करते, अपनाते, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। जैसे ये आपको पूरा थोड़ा सा हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। 1998 में मॉन्सेंटो के साथ में टाइप हुआ था, ठीक है, माइको के साथ में। तो माइको ने ये बोलगा टेक्नोलॉजी अमेरिका से लाई, मॉन्सेंटो से, और ये पहले ट्रायल लिया। ट्रायल 2000 तक चला। 2000 में रिजल्ट्स आए, रिजल्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया। गवर्नमेंट ने 2 साल लिए अप्रूव करने के लिए। इसमें पहले बोलगार्ड 1 था, उसके बाद बोलगार्ड 2 आया। बोलगार्ड 1 में जो क्राइबन ईसी था और इसमें बोलगार्ड 2 में क्राइबन ईसी और क्राइटू ए भी था। दोनों में ये कहा था कि जब सीड देंगे तो इसमें दोनों जीन है और इसके साथ में 120 ग्राम का रेफ्यूजी सीड है, और रेफ्यूजी सीड कंपलसरी किसानों को लगाना चाहिए। किसानों ने लगाया नहीं, तो 2 पैकेट आपको जब भी कोई बीज खरीदते हैं तो आपको 2 पैकेट हमें मिलते हैं, और कंपनी या संस्थान ये चाह रहे थे कि आप उन दोनों बीज का इस्तेमाल करें, तभी जाके वो मैकेनिज्म जो उसे रिफ्यूजी सीड कहा जा रहा है, तो ऐसा सर कह रहे हैं कि अब बहुत सारे किसानों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि जो नॉन बीटी थी उसके लगाया नहीं था, तो बोलगार्ड का आइटम हो गया। तो इसके कारण सब जगह पे हो रहा है। तो इसलिए और इसके लिए तो जो बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 में जो हम लोग 4 इल्ली का कंट्रोल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी तो पिंक बॉलम में जैसे कि हम लोग बाकी इल्ली तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन पिंक बॉलम तो नज़र आ रही है। लेकिन इसीलिए टेक्नोलॉजी जो है वो अपनाना जरूरी है। अभी भी है बोलगार्ड के, उसमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर उसके बावजूद भी हमको पिंक बॉलम नज़र आ रही है। तो 2013-14 के बाद में बड़ा सीवियर अटैक हो रहा है इसमें। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए अरविंद जी, जो भी किसान लगाता है कपास, जो भी किसान कपास लगाएगा, उस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पिंक बॉलवर्म मैनेजमेंट की। एक अकेला किसान करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैंने लगाया, ट्रैप लगाया, पीबी नॉट यूज़ किया और बाजू वाले किसान ने नहीं किया, तो क्या फ़ायदा उसका? तो अब हर किसान को करना चाहिए ये, नहीं तो ये प्रॉब्लम आगे चलने वाला है, कंटिन्यू रहने वाला है। तो मैनेजमेंट जो है सभी को ये गंभीरता से लेना पड़ेगा आपको। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि सोइंग विंडो बहुत वाइड है हमारे यहाँ। मार्च में कपास लगाना चालू होता है, उसके बाद में महाराष्ट्र में ये ख़त्म होता है, कर्नाटक में ख़त्म होता है जुलाई के आखिर में या अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा सोइंग विंडो है। तो सोइंग विंडो होने के कारण, और दूसरा वैरायटी जो है कोई 140 दिन की, कोई 150 दिन की, कोई 180 दिन की, तो उसको तो होस्ट प्लांट तो मिलते रहते हैं ना, उसको तो फसल मिलता रहता है, इसलिए उसका तो लाइफ साइकिल ब्रेक ही नहीं होता उसका। और हम कहते हैं भाई दिसंबर के आखिर में आपका कपास ख़त्म होना चाहिए, दूसरा फसल लगना चाहिए उसके ऊपर। यहाँ पे किसान को प्राइस ज़्यादा मिलता है तो फरवरी मार्च तक अप्रैल तक चलता है उसका कपास, तो कपास को लाइफ साइकिल ब्रेक ही नहीं होता। फिर अगले साल तो फिर उसका अटैक ज़्यादा हो जाता है। तो कपास का गुलाबी सुंडी का कंट्रोल करने के लिए उसका लाइफ साइकिल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। फिर आपको दिसंबर में क्रॉप टर्मिनेट कीजिए आप, उसके बाद में चाहे आप टमाटर लीजिए, चाहे आप तरबूज लीजिए, खरबूज लीजिए, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कोकम्बर लीजिए, गेहूँ लीजिए, चना लीजिए, जो भी, या सूरजमुखी लीजिए, लेकिन फसल चेंज करो। तो और 6 महीने तक कोई फसल नहीं, कपास नहीं रहेगा तो अपने आप लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाएगी। तो किसानों को बड़ी तसल्ली मिलेगी गुलाबी सुंडी से। तो साथियों, कपास की खेती पे हमारी बीडी जड़े सर के साथ जो चर्चा है, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ देखी गई होगी। जड़े साहब जो हैं वो कॉटन के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और देश विदेश में काम कर चुके हैं। 34-35 सालों का आपका अनुभव है, इसलिए पहले एक हमने वीडियो किया था, उस पर कोई 2.5-3 लाख व्यूज़ यूट्यूब पे आए और कई सारे लाख
सब फेसबुक पे है और कई हज़ार हमें पर मैसेज आता है, इसलिए हमें लगा कि आज ये बात करनी चाहिए। और इस बार गुलाबी सुंडी का जो असर बहुत ज़्यादा था हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या इवन मध्य प्रदेश, कर्नाटक तक में था, तो हमें लगा हमें इस पर बात करनी चाहिए। साथ ही ये भी कि कैसे जो हमारा 5-6 कुंटल के आसपास का उत्पादन है, जो 7-8 कुंटल जो सिंचाई वाले इलाकों में कैसे वो 20 कुंटल तक जाए, इसको लेकर हमने चर्चा की। 4-5 चीज़ें हमें समझ में आई। पहला तो ये है कि आपको अच्छा बीज लेना है, बेड बनाना है, बेसल डोज डालनी है, अगर आपके खरपतवार ज़्यादा है तो मल्चिंग लगानी है, ड्रिप का इस्तेमाल, बूंद बूंद टपक सिंचाई का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में क्या है, जैसे ही फसल आगे बढ़ती है, जैसे इसमें फूल आने होते हैं, तो आपको फॉल आर्मीवाल या फिर दूसरे जो इनका है उनके लिए आपको स्टिकी ट्रैप, येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाना है। और साथ में आपको लगाना है फेरोमोन ट्रैप। और अब ये नई चीज़ जो आई है PB नॉट जो है ये लगाना है। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी है जिसका अभी ट्रायल चल रहा है। पहले साल में जो कोई यहाँ पे जो फार्म पे जो जिसका ट्रायल है वो बहुत अच्छा रहा है। ये एक झांसा देने की प्रवृत्ति है, वो है जो मेल कीट होते हैं, सुंडी होती है, उसको फीमेल के जो क्या कहते हैं सुगंध है उससे उनको फांस के रखा जाता है ताकि आपके खेत में इनकी संख्या ना बढ़ पाए, आपकी फसल सुरक्षित रह जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको कोई सवाल है तो हमसे पूछिए। जड़े साहब को हम जाने बिल्कुल नहीं देंगे और हमने इनको पकड़ के इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि जो भी न्यूज़ पोर्टली पे कोई भी सवाल पूछेगा ये उसका हर हाल में जवाब देंगे। और हम भी आने वाले दिनों में एक और वीडियो बनाएंगे आपके सवालों के आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।